तो बच्चों हमें स्टार्ट करना था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड से। देखो गाइस, हर एक गैस थोड़ी बहुत सॉल्युबल होती है लिक्विड के अंदर। कुछ कम होती है, कुछ ज्यादा होती है। ठीक है ना गाइस? बट एवरी गैस इज सॉल्युबल इन लिक्विड बच्चों। जैसे हमारी ऑक्सीजन इज सॉल्युबल इन वाटर, दैट इज हाउ एक्वेटिक लाइफ इज पॉसिबल। हाँ है ना बच्चों? दे विल ब्रीथ द ऑक्सीजन इन। तो एक काम करते हैं, लेट अस डिस्कस व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट solubility of gas in liquid. Factors affecting solubility. Factors affecting solubility पे आते हैं। पहला, it depends on nature of gas and nature of solvent। किस गैस को किस लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो उस पर बहुत मैटर करता है। जैसे तुमने H2O लिया और उसमें NH3 गैस डिसॉल्व करी, यार वो तो उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, हाईली सॉल्यूबल। हाँ है ना बच्चों? अब तुमने ले लिया से एग्जांपल के तौर पे H2O के अंदर NH3 के बजाय ले लिया से CO2। ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, लेकिन उसमें डायपोल्स प्रेजेंट है, प्लस जेल माइनस जेल। तो इवन दैट विल बी प्रीटी मच सॉल्यूबल। है ना बच्चों? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? भाई CO2 का जो ऑक्सीजन एंड है उसके बाद वाटर का हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है नहीं बना सकता है? मतलब आइडिया इज डायपोल्स आर प्रेजेंट इन CO2 एंड H2O इज अ पोलर मॉलिक्यूल। दोनों पोलर हैं, मतलब एक में पोलर बॉन्ड्स हैं और एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो तुम्हारी अट्रैक्शन के कारण इवन दैट विल बी सॉल्युबल। अब आते हैं H2O2 N2। यार ये गधे हो गए कौन से? नॉन पोलर। H2N2O2 दे आर नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब दोनों एटम सेम है तो नॉन पोलर होगा ना बच्चों। पोलर कब होता है? जब एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एक की पुल करने की टेंडेंसी कम है, एक की ज्यादा है, दैट इज व्हेन यू हैव अ पोलर बॉन्ड। तो N2H2O2 इन तीनों में पोलर बॉन्ड नहीं है, तो इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में काफी कम होगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जो हम कहते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, बेसिकली गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? तो ये चीज हमने देख लिया, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा होता है। ओके गाइस, तो मैं लिख देता हूं यही चीज। एग्जाम्पल, O2, N2, He, Ar, they are less soluble in water। जबकि तुम्हारा SO2 आ गया, पोलर मॉलिक्यूल, HCl आ गया, NHC आ गया, दे आर मोर soluble in H2O। आई होप इट इज क्लियर टू यू बच्चों। क्लियर है? बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर, बेसिकली रिएक्ट विद वाटर और फॉर्म वीक बॉन्ड विद वाटर। समझ गए गाइस? गुड। ये तो रिएक्ट ही कर जाते हैं। SO2 H2O क्या क्या देता है? H2SO3। जब हम स्टोइकियोमेट्री में पढ़ रहे थे एन फैक्टर फॉर SO2, तुम्हें याद होगा हमने कैसे निकाला था? SO2 प्लस H2O गिव्स H2SO3 और H2SO3 का एन फैक्टर 2 होता है ना बच्चों? तो उस तरीके से हमारा देखेंगे। दूसरे पे आते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्यूबिलिटी। टेम्परेचर पे ये कैसे डिपेंड करेगा? इसके लिए हमारे पास है ली चैटलियस प्रिंसिपल, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था बच्चों। देखते हैं गाइस। पहली चीज, एक चीज समझो, जैसे हमने सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी जब लिक्विड में देखी तो हमने कहा था दो एनर्जीज इन्वॉल्व होती है। पहला लैटिस तोड़ोगे और दूसरा हाइड्रेट होगा। अब यहाँ पे नॉर्मली सोचो लैटिस तो ब्रेक हो नहीं रहा है ना, सिर्फ हाइड्रेशन ही हो रहा है। और हाइड्रेशन क्या होता था? एंडो एक्सो एक्सोथर्मिक होता था। मतलब जब तुम गैस को डिसॉल्व करोगे पानी के अंदर या किसी भी लिक्विड के अंदर, तो दैट विल बी अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। दो चीजें इन्वॉल्व होती थी सॉलिड्स में, लैटिस एंड हाइड्रेशन। यहां पे लैटिस है नहीं, लैटिस वाज द वन विच वाज पॉजिटिव एंडोथर्मिक।
यहाँ पे लैटिस तो है नहीं, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन इज एक्सोथर्मिक। समझ गए गाइस? तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक। मतलब जैसे मैं एग्जांपल लूं, अगर तो मैं कहूंगा N2 गैस गिविंग N2 एक्वस, ये है हमारा रिएक्शन फॉर द डिसोल्यूशन। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? अगर रिएक्शन की टर्म में सोचा जाए तो ये है हमारी रिएक्शन फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। गैस से हमने उसे क्या बना दिया, एक्वस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहां तो कोई डाउट किसी बच्चे को? ऑल राइट। तो हमारा ये हो गई रिएक्शन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, और ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। समझ गए बच्चों? डेल्टा एच इज नेगेटिव गाइस। समझ गए बच्चों? अब मुझे बताओ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी फॉरवर्ड जाएगी? बैकवर्ड जाएगी। हाँ है ना बच्चों? तो इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया बच्चों, ये और बताओ मुझे। इसका मतलब क्या है, जो डिजोल्व गैस है वो भी बाहर निकलाएगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब यही तो है कि जो डिजोल्व है वो हमारा बाहर निकला आया, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, जो डिजोल्व गैस है वो भी तुम्हारी बाहर निकलाएगी। समझे या नहीं समझे गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? आई थॉट नॉट। नेक्स्ट आते हैं थर्ड, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। बच्चों इस प्रेशर के लिए मैं एक काम करता हूं, इसके लिए भी ली चैटलियर प्रिंसिपल ही हम फॉलो करेंगे। ध्यान से देखो बच्चों, ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि इट ट्राइज टू रिवर्स द चेंज ब्रॉट अबाउट। हाँ है ना बच्चों? तुमने प्रेशर बढ़ा दिया, तुमने प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज कर दिया, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में प्रेशर क्या हो रहा हो, कम हो जाए। विल ट्राई टू डिक्रीज प्रेशर। हाँ है ना बच्चों? ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है गाइस? पहले जो भी प्रेशर था, हमने प्रेशर बढ़ाया तो इट विल गो इन दैट डायरेक्शन जहां पे प्रेशर क्या हो जाए बच्चों, कम हो जाए। अब मुझे एक चीज बताओ, गैस अभी लिक्विड के ऊपर थी, अगर गैस लिक्विड के अंदर चली जाती है तो मोल्स ऑफ गैस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। हाँ है ना बच्चों? जब तुम गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर दोगे तो मोल्स ऑफ गैस कम हो जाएंगे। मोल्स ऑफ गैस कम हो गए तो प्रेशर क्या हो जाएगा, अगर मोल्स ऑफ गैस कम हो रहे हैं तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं, जब तुमने प्रेशर बढ़ाया टू डिक्रीज द प्रेशर, द गैस विल गो इनटू द सॉल्यूशन बेटा। हाँ है ना? प्रेशर हमने बढ़ा दिया, वो प्रेशर डिक्रीज करना चाह रहा है, और प्रेशर डिक्रीज कैसे करेगा, बाय गोइंग इनटू द सॉल्यूशन। क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के अंदर गए, मोल्स ऑफ गैस कम हो गए, मोल्स कम हो गए, प्रेशर कम हो गया गैस का अबव द सॉल्यूशन। Pressure of gas above the solution will decrease if the gas goes into the solution, or if gas goes into the solution, that means solubility will increase. Good. So we'll try to decrease pressure implies solubility increases. हाँ बेटा क्या कह रहे हो बेटा? हमने ऐसे मान के चलो, पहले प्रेशर था 1 atm, अब हमने प्रेशर बढ़ा के कर दिया 10 atm। गैस चाह रही है कि यार प्रेशर कम हो जाए, ठीक है ना गाइस? प्रेशर कम हो जाए। अब प्रेशर कम कब होगा, जब गैस के मोल्स ऊपर, ऊपर गैस के मोल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। मोल्स ऑफ गैस कम हो गए, प्रेशर भी कम हो गया। हाँ है ना बेटा?
अब मोल्स ऑफ गैस कम कैसे होंगे? वो गैस के मॉलिक्यूल्स अगर सॉल्यूशन में चले गए तो मोल्स ऑफ गैस कम हो गए या नहीं हो गए? तो वो बेसिकली सॉल्यूशन में चला जाएगा, और सॉल्यूशन में चला गया मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। अब समझ गए? गुड बेटा। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? गुड। तो एक लॉ आता है हमारा हेनरीज लॉ बच्चों, एक लॉ हमारा क्या आता है? हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ डील्स विद effect of pressure on solubility of gas in liquid, of gas in liquid बच्चों। ये जो हम प्रेशर ले रहे हैं, ये ले रहे हैं प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड, और हम जो सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं वो देख रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। जितना ज्यादा प्रेशर होगा अबव द लिक्विड उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगा इन द लिक्विड। स्टेटमेंट समझ आई नहीं आई? जितना ज्यादा प्रेशर होगा अबव द लिक्विड उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी इन द लिक्विड। गुड। तो उसके लिए हमारे पास हेनरीज लॉ है। हेनरीज लॉ कहता है, उसकी स्टेटमेंट में बता देता हूं तुम्हें। हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट मोर is the pressure, partial pressure of gas above liquid, more is the solubility of gas in liquid. यहां पे सिर्फ एक ही दिक्कत दे सकते हैं तुम्हें, वो है पार्शियल प्रेशर। ऑब्वियस सी बात है गाइस, अभी तक हमने एक गैस ली थी अबाउट द लिक्विड। सपोजिंग तुमने एयर ले लिया और मैं मान के चल रहा हूं एयर में सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो दोनों ही गैस डिजोल्व होंगी लिक्विड में। हाँ है ना बच्चों? नाइट्रोजन भी डिजोल्व होगी, ऑक्सीजन भी डिजोल्व होगी। जितना नाइट्रोजन का प्रेशर है अबाउट द लिक्विड उसी के प्रोपोर्शन में तुम्हारी नाइट्रोजन गैस डिजोल्व होगी लिक्विड में। जितना प्रेशर ऑक्सीजन का होगा अबाउट द लिक्विड उसी के प्रोपोर्शन में तुम्हारा ऑक्सीजन गैस डिजोल्व होगी इन द लिक्विड बच्चों। मतलब जिस गैस का तुम प्रेशर ले रहे हो उसकी सॉल्युबिलिटी देख रहे हो। ये मत करना कि टोटल प्रेशर को कर दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। इंडिविजुअली हमें लगाना पड़ेगा फॉर डिफरेंट गैसेस। N2 का पार्शियल प्रेशर लोगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी निकल के आएगी लिक्विड में। अगर तुम ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लोगे तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी आएगी लिक्विड के अंदर बच्चों। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? वेरी गुड। तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है P इक्वल टू के एच एक्स, वेयर P इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस above liquid, above liquid, x is the solubility of gas in liquid। लेकिन बच्चों सॉल्युबिलिटी किस में मेजर करी जाएगी? दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट। सॉल्युबिलिटी इज मेजर्ड इन मोल फ्रैक्शन। किस में मेजर होता है बच्चों? मोल फ्रैक्शन में। और के एच इज अ कांस्टेंट। के एच इज नोन एज हेनरीज कांस्टेंट। के एच को क्या बोलते हैं बच्चों? हेनरीज कांस्टेंट। And it is something which depends on two things. पहला, it depends on the combination of gas and liquid taken। हाँ है ना बच्चों? It depends on gas and liquid taken। कौन से गैस को कौन से लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके बच्चों, समझ गए गाइस? क्लियर है यहां तक? O2 का अगर वाटर में सॉल्युबिलिटी देख रहे हो उसके लिए KH वैल्यू कुछ और होगी, N2 के लिए कुछ और होगी। ठीक है गाइस? एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है वो अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। वेट इट आउट। ठीक है ना गाइस? यहां तक समझ आया नहीं आया? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई? क्लियर हो गया? गुड।
तो गाइस एक चीज बता दूं तुम्हें, P इक्वल टू के एच, एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड बच्चों। यहां पे जो एक्स था दैट वाज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, कहीं लिखा था मैंने, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड लिख लिया था, ठीक है ना गाइस। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजॉल्व इन लिक्विड। तो क्या मैं कह सकता हूं, सपोजिंग तुम्हारे एन मोल्स ऑफ गैस डिजॉल्व हुए डिवाइडेड बाय एन मोल्स ऑफ गैस प्लस एन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। समझे या नहीं समझे गाइस, क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई, ये एक्सप्रेशन बनेगा नहीं बनेगा, क्लियर है यहां तक। अब नॉर्मली जो गैसेस होती है उनकी सॉल्युबिलिटी होती है बहुत कम पानी में। नॉर्मल जो हम गैसेस डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन में भी जो तुम डिस्कस करोगे, हेनरीज लॉ जो वैलिड है वो उन गैसेस के लिए वैलिड है, हेनरीज लॉ जो गैसेस बहुत कम डिसॉल्व होती हैं सॉल्वेंट के अंदर। क्लियर है गाइस, समझ गए यहां तक। हेनरीज लॉ इज वैलिड फॉर गैसेस विच आर वेरी लेस सॉल्युबल इन सॉल्वेंट। तो मतलब डू यू रियलाइज मोल्स ऑफ गैस डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट विल बी वेरी वेरी लेस, डिसॉल्व ही नहीं हो रहा, हाँ है ना, बहुत कम डिसॉल्व हो रहा है। अब बहुत कम अगर डिसॉल्व हो रहा है तो क्या मैं कह सकता हूं मोल्स ऑफ गैस विल बी वेरी वेरी लेस देन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट टेकन। तो यहां से हमारा P सिंपली क्या बन जाएगा, के एच मोल्स ऑफ गैस बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आफ्टर अप्रोक्सीमेशन। समझ में आया नहीं आया बच्चों, ये मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में कंसिडर होएगा, क्योंकि जो हेनरीज लॉ लगता है वो उन्हीं गैसेस के लिए लग रहा होता है विच आर वेरी लेस सॉल्युबल इन सॉल्वेंट। तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम एवरी केस में लगा रहे होंगे, सीबीएसई और जेई को हम ज्यादा लगा रहे होंगे, ज्यादा क्या 99.9% केसेस में लगा रहे होंगे। वो वैल्यू से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, ठीक है गाइस। अगर P बाय के एच मतलब अगर इसकी वैल्यू आ रही है से 10⁻⁻5 टाइप या 10⁻⁴ टाइप, कर दो इग्नोर। अगर वैल्यू इतनी छोटी आ रही है तो जस्ट इग्नोर द मोल्स ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, तो यस वी कैन इग्नोर इट एंड दिस इज द फॉर्मूला दैट यू गेट आफ्टरवर्ड्स। ये कितने बच्चों को क्लियर हो गया है, हर एक बच्चे को क्लियर हो गया, गुड। अब मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, P इक्वल टू के एच एक्स होता है। मुझे बताओ फॉर सेम प्रेशर, एग्जांपल ले रहा हूं मैंने N2 लिया O2 लिया, मैंने क्या लिया N2 लिया O2 लिया, ठीक है ना गाइस। अब दोनों का सेम प्रेशर मैंने रखा अबव द सॉल्यूशन, एक की सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी एक की कम होगी। अभी मैं ये बात नहीं कर रहा किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, मैं कह रहा हूं वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके के एच पे। पी तो दोनों का सेम है, एक्स सोल्यूबिलिटी बता रहा है मोल फ्रैक्शन में, तो वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, कौन सा ज्यादा सोल्यूबल होगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, के एच पे। अगर के एच की वैल्यू ज्यादा है फॉर सेम पी तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। मतलब मोर इज द के एच लेस इज द सोल्यूबिलिटी, लिख लो more is the KH, less is the solubility. More is the KH, less is the solubility. प्लीज टेल मी गाइस ये चीज समझ आई नहीं आई। एक और चीज बच्चों, मैंने बताया था केएच टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा होता है, बताया था नहीं बताया था। मुझे बताओ टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। मैंने कहां से बताया है, ये मैंने यहां से बताया है, ये रहा हमारा, कहां चला गया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। टेम्परेचर बढ़ाने में सॉल्युबिलिटी क्या होती है बच्चों, कम होती है। तो एक्चुअली क्या होता है, टेम्परेचर जब बढ़ाते हो ना तो केएच बढ़ जाता है, और केएच बढ़ जाएगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा,
कम हो जाएगी। अब समझ में आ रहा है? टेम्परेचर बढ़ाने पे किसी भी गैस की केएच वैल्यू शूट कर जाएगी। केएच बढ़ गया, सॉल्युबिलिटी कम हो गई। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर होगी है गाइस? तो केएच इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, एंड केएच इंक्रीज हो गया तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। अब एक काम करते हैं, पी वर्सेस एक्स का कर्व देखते हैं, पी वर्सेस सॉल्युबिलिटी का कर्व। पी वर्सेस मोल फ्रैक्शन, ऐसा कर्व जाएगा नहीं जाएगा बच्चों? हाँ या ना गाइस? ये मैंने दो डिफरेंट गैसेस के लिए ले लिया फॉर द टाइम। यहां पे जो स्लोप है वो क्या है बच्चों? स्लोप, स्लोप इज के एच। अच्छा बच्चों, एक्स के बजाय मैं मास ऑफ गैस इन सॉल्यूशन भी ले सकता हूं। तुम कहोगे सर मास कैसे ले लिया? मैं कहूंगा ध्यान से देखो, P वॉज इक्वल टू के एच, मोल फ्रैक्शन के बजाय मैं लेता हूं मोल्स ऑफ गैस बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ गैस को मैं लिख सकता हूं मास ऑफ गैस बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। ये ग्राम्स ऑफ गैस बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? हाँ या ना बेटा? इन दैट केस अगर मैं प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बजाय मास ऑफ गैस इन सॉल्यूशन ले रहा हूं, तो हमारा स्लोप क्या आ जाएगी बेटा? मतलब हम P वर्सेस बेसिकली P वर्सेस G का कर्व देख रहे हैं। इट विल बी के एच इंटू, सॉरी, P वर्सेस के एच बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, दैट विल बी योर स्लोप। हाँ ना बच्चों? P वर्सेस अगर G का कर्व देख रहे हो, ये जो है, ये जो मैंने लिखा है मास ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, ये इन सॉल्यूशन क्यों मैंने मिस कर दिया? मास ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। अगर तुम ये लेते हो तो स्लोप तुम्हारी के एच के बजाय क्या हो जाएगी? के एच बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। गॉट इट और नॉट गाइस? एनीवे, अभी मैं बताना चाह रहा था कि इन दोनों का कर्व सेम जाएगा, कर्व y इक्वल टू एम एक्स टाइप ही जाएगा। दैट वाज माय होल कंसर्न। ठीक है ना बच्चों? मतलब दोनों का कर्व इसी टाइप से जाएगा जैसे मैंने अभी बनाया है, चाहे तुम मोल फ्रैक्शन का लो या मास ऑफ गैस इन सॉल्यूशन का लो। मास ऑफ गैस इन सॉल्यूशन ले रहे हो तो तुम फॉर्मूले में मोल फ्रैक्शन के बजाय क्या ले रहे हो? मोल्स ऑफ गैस बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आया नहीं आया? मतलब फिर हम डिनोमिनेटर में मोल्स ऑफ गैस को इग्नोर कर रहे हैं, ये याद रखना, ये याद रखना बच्चों। क्लियर हो गई ये चीज? हर एक बच्चे को क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? गुड। अब मुझे बताओ, अगर मैं He लेता हूं और मैंने N2 लिया, इन दोनों में से कौन सी गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी वाटर के अंदर? बच्चों याद है या नहीं याद है? मैंने तुम्हें बताया था मोर आर द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। सपोजिंग गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करती है? वैन डर वाल्स फोर्सेस पे डिपेंड करती है। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होती है उसे हम किससे डिनोट कर रहे होते हैं? वैन डर वाल्स फोर्सेस बोल रहे होते हैं। हाँ है ना बच्चों? अब सिंपल सी बात है, अगर गैस की गैस के साथ एफिनिटी है तो गैस की सॉल्वेंट के साथ भी एफिनिटी होगी। हाँ है ना? मतलब अगर सपोजिंग दो गैस के मॉलिक्यूल्स है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करे तो सॉल्वेंट को भी अट्रैक्ट करेगा। ओके, वैन डर वाल्स फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, या गैस एंड सॉल्वेंट के लिए भी हम वैन डर वाल्स फोर्सेस कंसिडर कर सकते हैं। ये चीज समझ में आई नहीं आई? क्लियर है यहां तक? मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के लिए भी हम वैन डर वाल्स फोर्सेस देख सकते हैं। अब वैन डर वाल्स फोर्सेस किस पे डिपेंड करते हैं? मास पे, और अगर मास सेम है तो सरफेस एरिया पे। ये याद है या नहीं याद है बच्चों? जिसका मास ज्यादा उसके वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा। वैन डर वाल्स फोर्सेस में भी सही पूछा जाए तो आई एम टॉकिंग अबाउट लंदन फोर्सेस इन पर्टिकुलर। लंदन फोर्सेस डिपेंड ऑन मास, और बाई चांस मास सेम है, दे डिपेंड ऑन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया तुम्हें याद होगा, ये तुम्हारा यहां पे यूज में नहीं आने वाला। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया यूज आता है ऑर्गेनिक में,
जहां पे मास सेम है, ब्रांचिंग क्या करता है, ब्रांचिंग मॉलिक्यूल को स्फेरिकल बनाता है। ब्रांचिंग जब करते हो मॉलिक्यूल के अंदर तो मॉलिक्यूल कैसा बन जाएगा, गोल टाइप। और गोल चीजों का सरफेस एरिया इज मिनिमम। मतलब ब्रांचिंग करने से तुम्हारी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो क्या हो जाएंगी, ब्रांचिंग करने से सरफेस एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। और बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। अट्रैक्टिव फोर्सेस कम, बॉइलिंग पॉइंट कम। ये जो मैंने सरफेस एरिया वाला कॉन्सेप्ट जो बताया है, ये ज्यादा तुम्हारा ऑर्गेनिक में यूज होता है। ये चीज क्लियर होगी या नहीं होगी। मोर मास मोर इज द बॉइलिंग पॉइंट, जैसे ऑर्गेनिक के हिसाब से सोचा जाए तो। और अगर मास सेम है, मोर इज द सरफेस एरिया, मोर इज द बॉइलिंग पॉइंट। और सरफेस एरिया ब्रांचिंग के साथ, ब्रांचिंग मतलब स्फेरिकल बनाना चाह रहे हैं, ब्रांचिंग करने का मतलब क्या है, स्फेरिकल बनाना चाह रहे हैं। तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग करोगे उतना सरफेस एरिया कम, उतना बॉइलिंग पॉइंट कम। बच्चों क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस ये चीज। ये ऑर्गेनिक में तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया क्योंकि वो कॉन्सेप्ट वही है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, क्लियर हो गई ये चीज हर एक बच्चे को। लिखना है तो लिख लो, लिख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं लिख पा रहे तो कोई बात नहीं, उधर लिख लेंगे। लेकिन बेटर ये है व्हेन यू आर राइटिंग इट डाउन, राइट इट डाउन कंप्लीट। कोई भी चीज स्किप मत करना, ठीक है ना गाइस। यहां तक क्लियर हो गया हर एक बच्चे को। तो मैंने तुम्हें क्या बताया, लंडन फोर्सेस जो है दे डिपेंड ऑन मॉलिक्यूलर मास एंड दे डिपेंड ऑन सरफेस एरिया, एंड ब्रांचिंग डिक्रीजेस द सरफेस एरिया। मॉलिक्यूलर मास ज्यादा या सरफेस एरिया ज्यादा, मोर इज द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। क्लियर होगी ये चीज, हर एक बच्चे को ये चीज क्लियर है। गुड। तो मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, हीलियम और नाइट्रोजन में किसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, हीलियम में या नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन में होना चाहिए, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। इसका मतलब नाइट्रोजन की अगर तुम सिर्फ नाइट्रोजन गैस लेते हो तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगी। और तुम नाइट्रोजन और पानी को लोगे तो नाइट्रोजन और पानी के बीच में भी तुम्हारा अट्रैक्शन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू हीलियम का अट्रैक्शन विद वाटर। हाँ ना बच्चों, हीलियम का मॉलिक्यूलर मास बहुत कम है। तो हम क्या कहेंगे, बिटवीन हीलियम एंड नाइट्रोजन विच हैज गॉट मोर अट्रैक्शन फॉर वाटर, विच विल बी मोर सॉल्युबल इन वाटर, नाइट्रोजन विल बी मोर सॉल्युबल। और जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होता है उसकी केएच वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो इन दोनों में से कौन सा कर्व हीलियम का होगा, कौन सा नाइट्रोजन का होगा, नीचे वाला नाइट्रोजन का होगा, ऊपर वाला हीलियम के लिए होगा। ये चीज कितने बच्चों को क्लियर हो गई है, आर यू श्योर यू गॉट दैट। भाई जिसकी अट्रैक्शन ज्यादा उसका तुम्हारा सॉल्युबिलिटी, मतलब जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी तो केएच वैल्यू उसकी कम होगी। हाँ स्लोप कम होगा। समझ गए गाइस, ये कितने बच्चों को ये चीज बिल्कुल क्लियर है। कोई डाउट है तो बताओ बच्चों, कोई डाउट नहीं, दैट्स गुड। अच्छा गाइस प्लीज ये काम मत करना, सपोजिंग क्वेश्चन में तुम्हें जेई में आ गया मास ऑफ गैस वर्सेस पी का कर और तुम सीधा कर दो, ऑब्वियस सी बात है स्लोप विल बी 1/kh। मतलब अगर उन्होंने वाई और एक्स एक्सिस को चेंज कर दिया तो डोंट बी इन अ हरी के, लाओ फटाफट आंसर टिक करते हैं। लुक एट व्हाट इज गिवन इन वाई एक्सिस एंड एट एक्स एक्सिस। बच्चों समझे या नहीं समझे गाइस, हर एक बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई। गुड, ये तो हमने कर लिया और तो कुछ बचता भी नहीं। अच्छा O2 और N2 में बताओ मुझे किसकी सोल्युबिलिटी पानी में ज्यादा होनी चाहिए, O2 की, O2 का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। समझे या नहीं समझे गाइस, वेरी गुड बच्चों, होल्ड ऑन अ सेक। बच्चों क्वेश्चन से है ना इंफॉर्मेशन बहुत मिलती है। पढ़ो क्या लिखा है। पहली चीज मोल्स ऑफ गैस नहीं पूछे, मिली मोल्स ऑफ गैस पूछे हैं। टेम्परेचर किसी यूज का नहीं है हमारे पास अभी, फॉर द टाइमिंग टेम्परेचर इज ऑफ नो यूज टू अस। 1 लीटर वाटर दे रखा है बच्चों में, कितना दे रखा है, 1 लीटर वाटर। अब नाइट्रोजन एयर, एयर के अंदर उसका पार्शियल प्रेशर, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना है बच्चों, 0.987 बार। मतलब गैसेस और भी होंगी तो उन्होंने डायरेक्टली हमें क्वेश्चन में प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन
पकड़ा दिया है। अगर तो पूरा गैस का मतलब पूरे एयर का प्रेशर बता रखा होता तो क्या करते? तो तुम्हें प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकालना पड़ता। हाँ, अगर तुम्हें क्वेश्चन में प्रेशर टोटल दे रखा होता, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं सबसे पहले मैं। प्रेशर टोटल हमें दे रखा होता से 5 atm, और क्या होता मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज 0.8। सपोजिंग ये क्वेश्चन में दे रखा होता, क्या दे रखा होता? टोटल प्रेशर ऑफ एयर इज 5 atm, of gas above the solution is 5 atm, and pressure of mole fraction of nitrogen in that air is 0.8। तो हम क्या करते बच्चों, सबसे पहले हम निकाल दे व्हाट इज द प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन ओवर द सॉल्यूशन, क्योंकि ये जो प्रेशर दे रखा है इसमें नाइट्रोजन प्लस अदर गैसेस का प्रेशर इंक्लूड करके 5 atm दे रखा है। तो इसमें सबसे पहले तुम क्या करते, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना निकालते? इट इज प्रेशर टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन गैस मिक्सचर। इस फॉर्मूले से क्या निकलता है बच्चों तुम्हारा? पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ मिक्सचर। इससे क्या निकलता है, इस फॉर्मूले से क्या निकलता है बच्चों? टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन गिव्स पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव द सॉल्यूशन। ये तुम्हारा क्या है बच्चों? दिस इज योर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये कितने बच्चों को नहीं पता? नहीं पता तो बोल दो, स्पीक आउट। अगर नहीं पता तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो आना चाहिए, नहीं आता तो कोई बात नहीं, क्योंकि कई बार ये चैप्टर कटवा देते हैं, ठीक है ना गाइस? तो अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, या फिर अगर समझ में आ गया फॉर्मूला तो भी कोई टेंशन नहीं है। पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस above the partial pressure of a gas is given as total pressure into mole fraction of that gas in the gaseous mixture। क्लियर है बच्चों? अब हमें क्या निकालना था? सपोजिंग ये हमें दे रखा होता, ये इंफॉर्मेशन दे रखी होती क्वेश्चन में, तो तुम प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अबव द सॉल्यूशन कितना निकालते? 5 इंटू 0.8। प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना आता बच्चों? इतना आता नहीं आता गाइस? क्लियर है यहां तक? किसी बच्चों को कोई डाउट? बोलो गाइस, कोई डाउट नहीं ना? अब ये है प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, प्रेशर एक्सर्टेड बाय नाइट्रोजन अबव द सॉल्यूशन। KH नाइट्रोजन का दे रखा है तुम्हें, P इक्वल टू KH x निकाल लोगे, ठीक है ना गाइस? ये तब है अगर तुम्हें ये दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। अभी इस पार्ट को मैं छोड़ रहा हूं, अब मैं आई एम गोइंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन जो दे रखा था। मैंने बता दिया अगर क्वेश्चन उन्होंने चेंज करा होता तो तुम कैसे करते उसे, ठीक है ना गाइस? कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, देखते जाओ गाइस। हमें कहा गया है, मैं एक्सप्रेशन लिखूं सीधा, बेटर रहेगा। प्रेशर कितना दे रखा है? 0.987। ओके बच्चों, पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का दे रखा है 0.987। अब गाइस पहली गलती जहां पे होती है, भाई केएस तुम्हें उसी यूनिट में दे रखा है प्रेशर वाली में, या कुछ चेंज करा हुआ है? प्रेशर बार में दे रखा था और केएस दे रखा है किलो बार में। प्लीज कन्वर्ट इट टू द सेम यूनिट, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। 76.48 इंटू 10⁻³ इंटू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बाय टोटल मोल्स। हम कहेंगे बेटा वैल्यू देखो कितनी छोटी आ रही है, काफी छोटी आ रही है, नहीं आ रही है? ऑलमोस्ट 10⁻⁵ टाइप जानी चाहिए ये, दिख रहा है तुम्हें? हाँ है ना? मतलब इसको 1 मान लो, ये 100 मान लिया, 100 इंटू 1000 10⁵ रफली ये 10⁻⁵ टाइप जाएगा। मतलब नीचे मैं डिनोमिनेटर में मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इग्नोर कर दूं, हाँ है ना बच्चों? अच्छा एक और चीज गाइस, अब डिनोमिनेटर में तुम्हें क्या चाहिए फिर? मोल्स ऑफ H2O। तुम कहोगे सर तुम्हें तो वॉल्यूम ऑफ वाटर दे रखा है, डेंसिटी अज्यूम करनी पड़ेगी तुम्हें यहाँ पे 1 ग्राम पर ml, नहीं तो तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते। यू आर गिवन वॉल्यूम, यू हैव टू अज्यूम डेंसिटी इक्वल टू 1 ग्राम पर ml। मतलब तुम्हारे पास 1 लीटर वाटर नहीं है, तुम्हारे पास 1 kg वाटर है। अब तुम क्या कर दोगे एक्सप्रेशन में? 1000/18।
समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये चीज कितने बच्चों को क्लियर है? अच्छा ये आंसर नहीं है बाय द वे, क्योंकि उसने मोल्स नहीं पूछे, उसने क्या पूछे हैं? तो इनटू 1000 इज योर आंसर। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? ये तरीका या ये जो हमने किया, ये कितने बच्चों को बिल्कुल क्लियर है? क्लियर है? वेरी गुड गाइस। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। बच्चों क्वेश्चन बढ़ा नहीं बढ़ा, या क्वेश्चन सिर्फ ऊपर से गया? टेक योर टाइम गाइस। अगर कभी भी दिक्कत आए तो ये सोचो कि फॉर्मूले में क्या चीज मिसिंग है, और उस मिसिंग चीज को ढूंढने की कोशिश करो इन द फॉर्मूला गाइस। ठीक है ना बच्चों? P इक्वल टू के एच एक्स लगाते हो। P दे रखा है क्या हमें? पूछा क्या गया है? के एच पूछा गया है, इसका मतलब P और X दिया होना चाहिए। इसका मतलब P और X दिया होना चाहिए। P दे रखा है कहीं क्वेश्चन में? एसटीपी दे रखा है, तो प्रेशर इज 180 एम। वेरी गुड बच्चों। एसटीपी दे रखा है, प्रेशर इज 180 एम। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर इज 180 एम बच्चों। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? अब एक्स भी हमें दिया होना चाहिए। हमें क्या दिया हुआ है बच्चों? बच्चों डू यू रियलाइज और नॉट, हमें सॉल्युबिलिटी दे रखा है एज 0.195 एम। यार ये एम क्या होता है? ये तो मोलैलिटी होता है। तो अब तुम्हें मोलैलिटी से क्या निकालना पड़ेगा? मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यू आर गिवन मोलैलिटी एज 0.195। यू आर गिवन मोलैलिटी ऑफ गैस इन H2O। तो गाइस एक्सप्रेशन बना के बताओ मुझे, किसी बच्चे का बन जाए तो बता देना। वैल्यूज तो आई कैसे लिख ली होंगी हर एक बच्चे ने? लिख ली नहीं लिख ली? हाँ बोलो बेटा। वन सेकेंड, P इज इक्वल टू के एच। वैसे तो ये आना चाहिए था। हाँ करेक्ट, लेकिन मैं एक्चुअल आंसर लिख रहा हूं पहले, उसके बाद मैं बता दूंगा इग्नोर करके। ये बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? दिस शुड बी द मोल फ्रैक्शन बच्चों। ये एक्सप्रेशन कितने बच्चों को क्लियर है जो ब्रैकेट में लिखा है? मोलैलिटी 0.195 मोल्स इन 1 kg सॉल्वेंट। तो ऑब्वियसली बात है, इसको इग्नोर करा जा सकता है, हमने कहीं यही तो सीखा है कि मोल्स ऑफ गैस को इग्नोर कर दो विद रिस्पेक्ट टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बच्चों। अच्छा गाइस, यहां से जो के एच आएगा वो किस में आएगा बच्चों? के एच आएगा तुम्हारा एटमॉस्फेयर में बच्चों। रिलेट करो, पी किस में था? भाई एक्स की तो कोई यूनिट है होती ही नहीं, एक्स इज कंसंट्रेशन। दोनों तरफ मोल मोल उठा लिया हमने। हाँ है ना बच्चों? प्रेशर की वही मतलब के एच की वही यूनिट होगी जो प्रेशर की है। अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में ले रहे हो तो के एच भी किस में आएगा बच्चों? एटमॉस्फेयर में। समझे नहीं समझे गाइस? इट विल बी इन एटमॉस्फेयर। अच्छा बच्चों, बाई चांस क्वेश्चन में हमें पूछा होता के एच इन बार, तो हम यहां पे इफ इन बार पूछा होता, इफ इन बार, तो 1 ATM इज एक्चुअली नॉट 1 बार। अप्रोक्सीमेट कर देते हैं हम कई बार, लेकिन एग्जैक्ट मैंने शायद तुम्हें बता रखा है
तो अगर के एच बार में चाहिए तो प्रेशर को 1 एटीएम के बजाय ये इतना बार ले लेना। समझे नहीं समझे गाइस? कितने बच्चों को ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया है? हर एक बच्चों को क्लियर हो गया? ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? यस सर। मेक द एक्सप्रेशन फॉर दिस वन गाइस। यूनिट्स का ध्यान रखना बच्चों, यूनिट्स बहुत बड़ी चीज है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन यूनिट्स के चक्कर में गलत हो जाते हैं। पास्कल और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मैंने रिलेशन ही बताया, बार और पास्कल में बताया 10⁵ पास्कल। अगर एटमॉस्फेयर में करना है तो इट इज 101,325 पास्कल। 1 एटमॉस्फेयर इज 101,325 पास्कल and 1 bar is 10⁵ पास्कल। क्वांटिटी में एक काम करते हैं, लेट अस फाइंड आउट ग्राम्स ऑफ CO2 दिस टाइम। मुझे चाहिए ग्राम्स ऑफ CO2 इन वाटर बच्चों। एक्सप्रेशन में हमें क्या चाहिए? ग्राम्स ऑफ CO2 इन वाटर। आई डोंट वांट मोल्स, आई वांट ग्राम्स। बच्चों करो इस क्वेश्चन को। और भी किसी बच्चे का एक्सप्रेशन बनाए। देखो बच्चों, प्रेशर हमें देगा 2.5 एटमॉस्फेयर, उसको मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूं? पास्कल में। कि एस तो हमें पास्कल में ही दे रखा था, इनटू, मैंने तुम्हें क्वेश्चन में कहा था फाइंड आउट ग्राम्स ऑफ CO2। प्लीज टेल मी, ये समझ में आया नहीं आया ये एक्सप्रेशन जो मैंने लिखा है? बोलो गाइस, कितने बच्चों को ये एक्सप्रेशन बिल्कुल क्लियर है तो बताओ, नहीं है तो बताओ बच्चों। बोलो गाइस, क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? यूनिट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 1 एटमॉस्फेयर is 101,325 Pascal and 1 bar is 10⁵ Pascal। समझे नहीं समझे बच्चों? गुड। बच्चों अब इस क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन आसान है, पॉइंट ये है तुम उसे कर पाते हो नहीं कर पाते हो। पार्शियल प्रेशर दे रखा है हमें क्वेश्चन में, हमें पार्शियल प्रेशर दे रखा है, इतना है इथेन का, और इतना ग्राम इथेन है। गाइस ये जो ग्राम दे रखे हैं ये किस में दे रखे हैं? गैस में या पानी के अंदर? पानी के अंदर ही देंगे, नहीं तो हमारा गैस में क्या करोगे तुम? हाँ है ना बच्चों? इतने ग्राम पानी में और प्रेशर इतना है। अब इतने ग्राम अगर इथेन है पानी के अंदर तो प्रेशर कितना होगा गैस का अबव द लिक्विड? What will be the partial pressure of that gas above the liquid if the amount of gas dissolved in liquid is this much? करो बच्चों इसे। Do this one guys. Make the expression and let me know. What is the partial pressure of gas above the liquid if the amount of gas dissolved in liquid is 5 into 10⁻²? फिर से बोल रहा हूं, what is the partial pressure of gas above the liquid if the amount of gas dissolved in liquid is this much? करो बच्चों इसे, हरी आप। हाँ बच्चों, तो गाइस ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कैसे करना है? P = KH(x) होता है,
KH हमें दे नहीं रखा, किसी भी मतलब इथेन के लिए हमें KH की वैल्यू नहीं दे रखी, तो कैसे करोगे गाइस? पहला प्रेशर था 1 बार विल बी इक्वल टू KH। एक्स क्या बन जाएगा बच्चों? और दूसरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा? P हमें निकालना है, विल बी इक्वल टू KH एक्स। एक्स विल बी 5 × 10⁻²। मैं मान के चल रहा हूं मोल्स और सॉल्वेंट दोनों में सेम है, ऑब्वियस सी बात है, उसके बिना क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। समझे नहीं समझे गाइस? यहाँ पे रेशियो ले लो दोनों की, KH कट जाएगा, ये और ये फैक्टर भी कट जाएगा, यू विल गेट एक्स की वैल्यू। समझ गए बच्चों? गुड। हाँ, तो मैं तो ये कह रहा था बच्चों कि तुम्हारा क्रिटिकल टेम्परेचर की बात कर रहे थे हम अभी थोड़ी देर पहले। क्रिटिकल टेम्परेचर हाई मतलब अट्रैक्टिव फोर्स इज हाई। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच attractive forces cease to exist। हाँ या ना? बताओ बच्चों, क्लियर है यहां तक? मतलब एक का अगर क्रिटिकल टेम्परेचर 100 है, एक का 500 है, तो 500 वाले में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा थे, हमें उसको टेम्परेचर 500 तक ले जाना पड़ा उसके अट्रैक्टिव फोर्सेस जीरो करने के लिए। समझ गए गाइस? गुड, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। होल्ड ऑन अ सेक गाइस, इस क्वेश्चन को करो बच्चों। KH हमें दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, सॉल्युबिलिटी पूछिए बच्चों। सॉल्युबिलिटी काम करो, मोल फ्रैक्शन में ही निकाल लो। बताओ गाइस क्या होगा एक्सप्रेशन? यस, कैंडीज लॉ कांस्टेंट फॉर मोलैलिटी ऑफ मीथेन, या फिर ये शायद ये कहना चाह रहा है कि मोलैलिटी निकल के आएगी यहाँ पे एक्स, यही कहना चाह रहा होगा आई गेस। सॉल्युबिलिटी पूछिए यार, मोलैलिटी में निकालो, मोल फ्रैक्शन में निकालो, दे हैव जस्ट आस्क्ड फॉर सॉल्युबिलिटी गाइस। तो टेल मी द सॉल्युबिलिटी क्या होगा? P इक्वल टू KH लगाओगे नहीं लगाओगे? P कितना है बच्चों? 760 mm लेना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा KH भी mm में दे रखा है। हाँ, करने की जरूरत क्या है? P इक्वल टू KH भाई, इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? P और KH की यूनिट सेम होनी चाहिए। ये चीज समझ आई नहीं आई बच्चों? दैट विल गिव यू द आंसर। गॉट इट गाइस? सिंपल क्वेश्चन है या नहीं? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? वेरी गुड बच्चों। बच्चों यहाँ पे जो हमारी 1 सेकेंड तुमने जो पूछा था, मैं उसको रिकॉर्ड पे डाल देता हूँ। यहाँ पे लिखा है हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर मोलैलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन इज इतना। हेनरीज लॉ कांस्टेंट मोलैलिटी के लिए दे रखा है, मतलब यहां से जो सॉल्युबिलिटी आएगी वो किस में आनी चाहिए बेटा? मोलैलिटी में इंस्टेड ऑफ मोल फ्रैक्शन बच्चों। क्लियर है यहां तक? मतलब अगर लिख दिया तो उसके हिसाब से चले जाओ, ठीक है ना गाइस? यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी है, नॉर्मली हम सॉल्युबिलिटी किस में लेते हैं? मोल फ्रैक्शन में। गुड, यहाँ पे हम किस में ले रहे हैं? मोलैलिटी में, क्योंकि उन्होंने बोल दिया। अब बोल दिया तो हमने मान लिया। बेटा मोलैरिटी में नॉर्मली नहीं होगा,
क्योंकि मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के लिए तुम्हें डेंसिटी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती कन्वर्जन करने के लिए, मोलैलिटी में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना बेटा। इसीलिए मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का तो फिर भी चल जाएगा कि ट्राई टू अंडरस्टैंड मोलैलिटी क्या होता है। मैं लिख देता हूं बच्चों, मोलैलिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना बच्चों। इन केजी, उसकी अभी मैं वो नहीं कर रहा, ध्यान नहीं दे रहा, इधर ध्यान दो बच्चों। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा हमारे फॉर्मूले में बच्चों, हमारा फॉर्मूला समझ आ रहा है जिसमें हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। इट विल बी मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो डू यू रियलाइज दोनों का फॉर्मूला बहुत सिमिलर है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट का फर्क आ रहा है। इसलिए मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। इनमें जो एक फैक्टर मिसिंग है वो क्या है, सिर्फ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इसलिए अगर वो के एच कह रहा है, इफ दे हैव सेड कि के एच निकाल रखा है मोलैलिटी की टर्म्स में, तो इट इज नॉट इनकरेक्ट बेसिकली। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करो गाइस। एक चीज और याद रखना, कई बार तुम्हें मैंने बताया था पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ गैसियस मिक्सचर गिव्स पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अब मोल फ्रैक्शन ना देके दे माइट गिव यू परसेंटेज मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज फ्रैक्शन, हाँ है ना बच्चों, कि मोल की रेदर देन गिविंग अस मोल फ्रैक्शन एज 0.3 दे माइट गिव परसेंटेज फ्रैक्शन एज, मतलब परसेंटेज मोल्स एज 30%, हाँ है ना। क्लियर है यहाँ तक कि 30% से तुम्हारा ऑक्सीजन है और 70% नाइट्रोजन है, इस टाइप से दे सकते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसकी जगह परसेंट बाय मोल के बजाय दे माइट इवन गिव परसेंट बाय वॉल्यूम, दे माइट गिव यू, मैं फिर से बताता हूं, रुक जाओ, पी ए इज इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई। ये था बच्चों, जब हेनरीज लॉ लगाते हो और तुम्हारे पास दो तीन गैसेस का मिक्सचर है तो तुम्हें पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करा जाता है, वेयर वाई इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन दैट मिक्सचर। मैं कह रहा हूं यहां पे वाई ए वॉज मोल फ्रैक्शन, राइट। से हमें मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.3, तो उसको परसेंटेज बाय मोल्स भी बोल सकते हैं एज 30%, ठीक है ना बच्चों। मतलब 30% अगर परसेंटेज बाय मोल्स दे रखा है तो तुम्हें मोल फ्रैक्शन ही दे रखा है 0.3, समझ गए। और परसेंटेज बाय मोल्स के बजाय दे माइट इवन गिव यू परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तुम कहोगे सर वॉल्यूम से मोल परसेंटेज कैसे रिलेट करोगे, मैं कहूंगा पीवी इक्वल टू एनआरटी में वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। वो तुम्हें वॉल्यूम परसेंट दे रहा है, तुम मान के चलो तुम्हें मोल परसेंट ही दे रखा है क्वेश्चन में, मतलब वॉल्यूम परसेंट और मोल परसेंट इज बेसिकली सेम, क्योंकि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एट कांस्टेंट पी एंड टी। हाँ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, एट कांस्टेंट पी एंड टी योर v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, तो जो तुम्हारी मोल परसेंट है वही तुम्हारी वॉल्यूम परसेंट है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो और बताओ क्या करोगे, क्वेश्चन पढ़ो और बताओ क्या करोगे। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, बिल्कुल होगा कि टोटल प्रेशर दे रखा है 10 एटीएम और तुम्हें पूछा गया है कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस, इंडिविजुअल गैसेस, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का इंडिविजुअल कॉम्पोजिशन पूछा गया है इन द लिक्विड, इन वाटर इंडिविजुअल कॉम्पोजिशन पूछा गया है। बताओ गाइस क्या करोगे, हाँ बेटा बताओ। एक मिनट टर्न करना बेटा, थोड़ा यूनिट्स का भी ध्यान रख लेते, तो यूनिट्स का भी ध्यान रख लेते बेटा। करो बच्चों, मैं करना शुरू करूं, हाँ क्वेश्चन नोट करो, राइट डाउन द एक्सप्रेशन गाइस, जस्ट मेक द एक्सप्रेशन।
यूनिट्स का ध्यान रखो, पी और के एच की यूनिट शुड बी सेम प्लीज। तुमने वहीं पे गड़बड़ करी है ना। सेवन सिक्सटी किया था तुमने, मल्टीप्लाई डिवाइड? आई डोंट थिंक सो। वन एटमोस्फियर इज 760 mm। वन एटमोस्फियर इज 760 mm। एटमोस्फियर और एमएम के बीच में रिलेशन बता रहा हूं। वन एटमोस्फियर इज 760 mm। एक्सप्रेशन बना दिया, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन निकाल लिया ना तुमने, और उससे मोल निकाल लोगे। वाटर का तो अमाउंट दिया ही नहीं हुआ, तो मोल फ्रैक्शन ही पूछा गया है। करेक्ट, ठीक है बेटा। बेटा हो गया, मैं करूं? 10 × 0.2 × 760 विल बी के एच ऑफ ओ टू। के एच ऑफ ओ टू कितना दे रखा है? 3.3 × 10⁻7। एंड सिमिलरली 10 इंटू, ये 0.2 था, कितना था मेरे ख्याल से 0.3 था शायद, ये 20 था। तो और ये 0.79 इंटू 760 इज इक्वल टू के एच ऑफ N2। हो गया नहीं हो गया बच्चों? मोल फ्रैक्शन ही पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? कोई भी डाउट नहीं है? वेरी गुड बच्चों। अब एक काम करते हैं, लेट अस लुक एट एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। थ्योरी पार्ट चलेगा बच्चों। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। बच्चों हमने क्या पढ़ा था? प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज कर जाती है। तो मैं लिख रहा हूं, पढ़ते जाना बच्चों, मेरे ख्याल से समझ में भी आता जाएगा। टू इंक्रीज solubility of CO2 in soft drinks. भाई ज्यादा प्रेशर पे उन्हें सील किया जाता है बोटल्स को, ताकि तुम्हारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड हाई हो। इनफैक्ट जब तुम खोलते हो तो वो फिज बाहर निकलता है, दैट इज योर डिजोल्व गैस विच इज कमिंग आउट ऑफ द लिक्विड। ठीक है ना बच्चों? क्योंकि प्रेशर एकदम से कम होगा जैसे तुम बोतल को खोलोगे। So that fizz is that CO2 gas which was dissolved, it is coming out of the solution बच्चों। बैकवर्ड जा रहा है रिएक्शन, dissolved gas is coming out। नेक्स्ट बच्चों, अब ये दो एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं पॉइंट जो मैं अभी बताने वाला हूं, एंड यू विल हैव टू राइट इट डाउन। ये मत करना कि लिखो ना, सारा लिखना है तभी रटा जाएगा।
अभी लिख लो, उसके बाद समझा दूंगा। अभी नोट कर लो। लिखने का ज्यादा है, एग्री। बच्चों क्या हो गया? हो गया। क्या बेटा? बेंड्स, बेंड्स नोन एज बेंड्स, मेडिकल कंडीशन नोन एज बेंड्स। हम्म। बच्चों एक चीज याद रखना आप प्लीज, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं दैट इज गुड, लेकिन एनसीईआरटी इज इन एडिशन टू इट। इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जरूर करना है,
एनसीईआरटी में कोई ऐसी चीज तुम्हें नहीं लगेगी जो आउट ऑफ द वो है कि तुम्हें नहीं आती, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना इज मस्ट। ठीक है ना गाइस? एनसीईआरटी के बिना काम बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ, अब मैं समझा देता हूँ ये क्या लिखा है मैंने। बच्चों देखो, स्कूबा डाइवर्स हैं, वो नीचे जाते हैं काफी अंडर द वाटर, राइट गाइस? अब अंडर द वाटर प्रेशर हाई है, उनके टैंक्स में तुम्हारा एयर डिजॉल्व, मतलब एयर है, जो उनके जो टैंक्स हैं जो जिनसे वो ब्रीथ कर रहे हैं उसमें एयर है। हाँ है ना बच्चों? दे आर ब्रीदिंग दैट एयर इन। अब प्रेशर हाई होने के कारण जो एयर ब्रीथ कर रहे हैं, ब्रीदिंग इन एंड आउट, वो एयर हमारी ब्लड में भी डिजोल्व होती है नॉर्मली, है ना बच्चों? एंड दैट ऑक्सीजन इज कैरिड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब इसमें क्या होगा बच्चों, तुम्हारा जो डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन आवर ब्लड है वो काफी ज्यादा हो जाएगा, काफी ज्यादा गैस डिजोल्व हो जाएगी हमारी ब्लड के अंदर व्हेन द स्कूबा डाइवर्स आर डीप बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? कि प्रेशर ज्यादा है तो ज्यादा गैस डिजोल्व हो रही है इन आवर ब्लड बच्चों। अब स्कूबा डाइवर ऊपर आ रहा है, जब वो ऊपर आ रहा है तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो वो जो डिजोल्व गैस है वो बाहर निकलेगी एंड इट विल क्रिएट बबल्स, जिसकी वजह से इट कैन ब्लॉक द कैपिलरीज एंड क्रिएट प्रॉब्लम फॉर आवर हेल्थ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट इज डेंजरस टू लाइफ दैट फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, इट कैन ब्लॉक कैपिलरीज एंड इट इज डेंजरस फॉर लाइफ बच्चों। इस मेडिकल कंडीशन को क्या बोलते हैं? बेंड्स बोलते हैं। अब हमने कहा इसको अवॉइड कैसे करा जाए? हमने कहा यार डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन ब्लड कम होना चाहिए रिलेटिवली, हमने हीलियम डाल दी उसमें। अब हीलियम की सोल्युबिलिटी क्या होती है वाटर के अंदर या ब्लड के अंदर? बहुत कम होती है। अभी हमने देखा था मास कम है तो उसकी सोल्युबिलिटी काफी कम है। अब वो कम डिजोल्व हो रही है, नाइट्रोजन जो कंटेंट है, अच्छा नाइट्रोजन का टॉक्सिक इफेक्ट भी है, अगर ज्यादा नाइट्रोजन डिजोल्व होगी ब्लड में इट विल रिजल्ट इन अ टॉक्सिक इफेक्ट। तो हमने क्या किया, नाइट्रोजन का कंटेंट कम कर दिया और नाइट्रोजन की जगह क्या डाल दिया? हीलियम विच डजंट डिजोल्व इन ब्लड मच। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो हमने नाइट्रोजन की जगह हीलियम डाल दिया जो कि ब्लड में डिजोल्व भी नहीं होगी, उसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट भी नहीं है। अब समझ आया नहीं आया बच्चों? तो उनके टैंक्स में नाइट्रोजन का कंटेंट कम होता है और उसकी जगह क्या होता है? हीलियम डाल देते हैं। क्लियर होगी ये चीज? हाँ, क्लियर हो गया गाइस? अब ये सारा समझ आ गया जो भी मैंने लिखा है? आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू नाउ। अब आते हैं नेक्स्ट पे, थर्ड।
बच्चों अब दूसरा देखो, थर्ड वाला। गाइस ऊपर प्रेशर कम होता है तो डिजॉल्व गैसेस कम होंगी, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन ब्लड भी कम होगी। अब ऑक्सीजन का अगर सप्लाई ब्लड में कम है तो द पर्सन बिकम्स वीक एंड इज अनेबल टू थिंक क्लियरली। उसका जो बेसिकली जो थिंकिंग प्रोसेस है वो तुम्हारा फॉल्टर कर जाता है, जो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे रहते हैं या जो क्लाइंब करते हैं माउंटेन्स को। एंड इट लीड्स टू अ कंडीशन नोन एज एनॉक्सिया। समझ आया नहीं आया बच्चों? गुड, कर लिया नोट? लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। It is valid. Henry's law is valid only when प्रेशर इज लो। प्रेशर लो होना चाहिए। ज्यादा हाई प्रेशर पे सॉल्युबिलिटी भी तो ज्यादा होती है ना बच्चों? हाँ है ना? प्रेशर लो होना चाहिए। हाँ बेटा। नोट कर लिया गाइस? गैस शुड नॉट बी हाईली सॉल्यूबल, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था। मेजर इंपॉर्टेंट चीज ये है। गैस, हाँ, नहीं लेकिन देखा गया कि टेम्परेचर लो पे इट इज, मतलब फैक्ट रिमेंबर है, जस्ट रिमेंबर इट एज अ फैक्ट। हाँ, आई एग्री, फैक्ट रिमेंबर। हाँ, फैक्ट रिमेंबर। ठीक है ना बच्चों? दीज आर द कंडीशंस व्हेन हेनरीज लॉ इज वैलिड। गैस शुड नॉट बी हाईली सॉल्यूबल इन वाटर बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? इट शुड नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट। रिएक्ट करेगा मतलब सॉल्युबिलिटी विल बी वेरी वेरी हाई बच्चों। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई बच्चों को? बताओ गाइस। वेरी गुड। वेल वी आर डन विद द मेजर पोर्शन। मेजर पोर्शन मतलब आज का जो हमें करना था वो हमने कर लिया। अब एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन जो पुराने टॉपिक का जो हमने लास्ट क्लास में किया था उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है गाइस? होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पे एक समस्या है, ये तो बताया नहीं और सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या है। सॉल्वेंट को वाटर मान लो, कुछ नहीं दे रखा तो कैसे करोगे गाइस इसे? डू यू रियलाइज इट विल बी 20 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल डिवाइडेड बाय 20 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस 80 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। समझ आया नहीं आया? 20 बाय एम बी डिवाइडेड बाय 20 बाय एम बी प्लस 80 बाय एम ए। इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है? वेल दैट्स गुड। अगर ये क्लियर है तो अच्छी बात है बच्चों। तो एक काम करते हैं। हाँ बेटा, क्यों नहीं? इस क्वेश्चन को करो गाइस। लेट अस सी। वन सेकेंड, रुक जाओ, ये तो हो जाएगा। वन सेकेंड, कहाँ चला गया? दिस वन, दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। एक बच्चे ने, तुम्हारी क्लास में से किसी बच्चे ने डाउट पूछा था ये, एंड आई वांट टू सी कि बाकी बच्चे कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। डू दिस वन गाइस। पहले वाले तो समझ गए थे ना? लिखने की तो जरूरत नहीं ना, कैसे करा है। इसको करो बच्चों। क्वेश्चन एक बार नोट कर लो ताकि मैं
क्वेश्चन एक बार नोट कर लो, वैल्यूज नोट कर लो एटलीस्ट। यूरिया यहां पे क्या होना चाहिए ये बताओ मुझे। यूरिया यहां पे क्या होना चाहिए, सॉल्यूट सॉल्वेंट? एक्वा सॉल्यूशन दे रखा है, इसका मतलब यूरिया इज द सॉल्यूट, वाटर इज द सॉल्वेंट। 2.5 kg किसका दे रखा है, वाटर का, यूरिया का, या तुम्हारा सॉल्यूशन का? 2.5 kg किसका दे रखा है, सॉल्यूशन का। मोलैलिटी दे रखी है सॉल्यूशन की है 0.25। फाइंड आउट द मास ऑफ सॉल्यूट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, लग रहा होता है कि सिंपल है, बहुत इतना सिंपल भी नहीं है। ट्राई इट आउट गाइस, हो जाए तो बता देना। ट्राई इट आउट बच्चों, आई वांट यू गाइस टू ट्राई दिस वन आउट, लेट अस सी होता है नहीं होता है। लेट अस अज्यूम, जो उसने पूछा है ना, अज्यूम दैट टू बी एक्स, मास ऑफ यूरिया एक्स मान लो, मोलैलिटी दे रखी है, मोलैलिटी का एक्सप्रेशन बना दो बस। स्टेटमेंट की फॉर्म में ना करो, वो कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन जाने के लिए होता है, उसे करोगे तो काम बढ़ जाएगा। नॉर्मली करो, मोलैलिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है टाइम गाइस, एक्सप्रेशन चाहिए मुझे एक गो में, ये नहीं कि 4-5 स्टेप के बाद कह रहे हो सर ये आंसर होना चाहिए। लेट द मास ऑफ यूरिया बी एक्स, अज्यूम दैट टू बी एक्स बच्चों। हाँ बेटा, नहीं वो जो तुमने लिया उसके अंदर तुमने एक चीज मिस कर दी, फिर से बोलना बेटा। हाँ, ध्यान नहीं दिया बेटा। हाँ, क्या क्या बोल रहे थे एंड में? एक चीज मिस कर दिया तुमने, यू जस्ट मिस वन स्मॉल थिंग, इनटू 1000 न्यूमरेटर में। गुड। हाँ बच्चों बताओ, वेरी नाइस बेटा, ठीक है गुड। एक्सप्रेशन लिखें, लेट द मास ऑफ यूरिया बी एक्स। कोई बात नहीं यार, उसने 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 थोड़ा एक्सप्रेशन अच्छा नहीं लिखा, आई एग्री, लेकिन उसका एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है सच। बच्चे का सिमरत, डज दिस सीम करेक्ट और नॉट बच्चों? ये कितने बच्चों को ये एक्सप्रेशन समझ में आ गया ये बताओ मुझे। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, जो हमें 2.5 kg दे रखा है वो सॉल्यूशन का दे रखा है, सॉल्वेंट का नहीं दे रखा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कितने बच्चों का एक्सप्रेशन क्लियर हो गया है? कि ध्यान से देखो लिखा हुआ है 2.5 kg ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट इन केजी। कितने बच्चों का एक्सप्रेशन बाय द वे बन गया था? बन गया था, दैट्स गुड। नहीं वैसे बनना चाहिए था, लेकिन मेरे को लग रहा था कि कोई ना कोई बच्चा गड़बड़ कर देगा इसमें। ओके गाइस, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, आवाज नहीं प्लीज। ये तो आसानी से कर लोगे, ये क्वेश्चन दे रहा हूं, सिर्फ एक्सप्रेशन चाहिए मुझे। और ये वो एक्सप्रेशन है जो मैंने तुम्हें कहा था कि इसको फॉर्मूला के तौर पे रट लेना, इट इज बेटर। हर बार उसको अप्लाई करने के बजाय इट इज बेटर टू लर्न इट एज अ फॉर्मूला, फॉर मोलैरिटी आई एम टॉकिंग। करो बच्चों इसे, डू दिस वन। फॉर्मूला याद ना भी हो तो भी कर लोगे।
20% का मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट की फॉर्म में क्या बनेगा, 20 ग्राम KI इन सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सॉल्यूशन नॉट सॉल्वेंट। 20 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन तीनों निकालो, निकालो गाइस, मेक द एक्सप्रेशन गाइस। पहले मोलैलिटी का एक्सप्रेशन बना रहा हूं मैं, तुम देखना मत, तुम अपना करो गाइस। हर एक के लिए नहीं जरूरत पड़ेगी डेंसिटी की, कुछ के लिए जरूरत पड़ेगी। हाँ बेटा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। Guys, please don't look at the expression. Just solve the question, and then when you have written the expression, only then check the answer. दोनों बन गए, तीनों बन गए। यही बना है बच्चों। गाइस, कितने बच्चों को ये एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है? 20 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, दैट इज व्हाट इज गिवन टू अस। ये 100 बाय डेंसिटी क्या देगा हमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, कन्वर्टेड टू लीटर, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझे या नहीं समझे गाइस? वेरी गुड बच्चों। गाइस होल्ड ऑन अ सेक, यहां तो किसी के बच्चों को कोई डाउट नहीं है ना? गुड, 1 सेकेंड नाउ। क्वेश्चन देखो गाइस, ये तुम्हारा स्टैइचोमेट्री रिवाइज हो रहा है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। सही पूछा जाए तो इट इज स्टैइचोमेट्री। करो इसे, इसमें कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है, कुछ बच्चों को दिक्कत आ सकती है। इक्वल मोलर मतलब इक्वल मोल्स, इक्वल मोल्स, नहीं इक्वल ग्राम, नहीं इक्वल मोल्स। इक्वी मोलर मीन्स इक्वल मोल्स। देखो गाइस, HCl Na2CO3 क्या रिएक्ट करेगा, करेगा Na2CO3 इज बेसिक, HCl इज एसिड, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस करोगे, और तुम्हें ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस के लिए दोनों के मोल्स चाहिए या नहीं चाहिए? मोल्स इंटू एन फैक्टर करोगे, करेक्ट। मोल सुनते आओ, मोल्स इंटू मोल्स ऑफ Na2CO3 इंटू एन फैक्टर ऑफ Na2CO3 प्लस मोल्स ऑफ NaHCO3 इंटू एन फैक्टर ऑफ NaHCO3 विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। ग्राम इक्विवेलेंट को लिख दोगे तुम नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी निकाल लो। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक? मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी निकाल लो, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, और नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम विल गिव यू ग्राम इक्विवेलेंट। समझ गए गाइस? लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पे कुछ चीज मिसिंग है। क्या चीज मिसिंग है? मोल्स मिसिंग है यार, मोल्स ऑफ Na2CO3 और NaHCO3 के मोल्स तो चाहिए। अब उसने 1 ग्राम मिक्सचर दे रखा है, उस x और 1 माइनस एक्स से पहले x निकालोगे, उसके बाद आंसर निकालोगे। एक्सप्रेशन लिखो, राइट डाउन द एक्सप्रेशन गाइस, राइट डाउन द एक्सप्रेशन बच्चों। सबसे पहले तुम्हारा काम है निकालना ग्राम्स ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3। समझे नहीं समझे गाइस? Your first aim is finding out the actual grams of Na2CO3 and NaHCO3। उसके बाद तुम क्वेश्चन कर पाओगे। बच्चों अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज बी फ्रैंक, स्पीक आउट। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत आ रही है, बी फ्रैंक एंड स्पीक आउट।
बोलो गाइस। मैं काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ उस हिसाब से। पहले वाले एक्सप्रेशन से क्या आ जाएगा बच्चों? ये कितने बच्चों को समझ में आया है एक्सप्रेशन? नहीं आया तो प्लीज बी फ्रैंक, स्पीक आउट। अगर ये 1000 में किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो यहां पे मैं x बाय 1000 कर देता हूं। दैट विल गिव अस द वॉल्यूम इन लीटर। गाइस ये एक्सप्रेशन में कितने बच्चों को दिक्कत है? ये समझ आ रहा है? ये पहला एक्सप्रेशन क्या बता रहा है? हम कह रहे हैं लेट देयर बी x ग्राम्स ऑफ Na2CO3, लेट देयर बी x ग्राम्स ऑफ Na2CO3। NaCO3 के कितने ग्राम हो जाएंगे बच्चों? 1 माइनस एक्स। नाउ मोल्स ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NaHCO3। यहां से हम क्या करेंगे बच्चों? विल सॉल्व फॉर x। यहां से सबसे पहले हम x निकालेंगे। अब हमें दोनों के ग्राम पता चल चुके हैं, Na2CO3 के भी और NaHCO3 के भी। अब हम कहेंगे ये आ गए मोल्स ऑफ Na2CO3। उसका एन फैक्टर कितना होता है? 2, क्योंकि एक Na2CO3 दो HCl के आदि ऐड करता है। तो दीज आर द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। मोल्स इनटू एन फैक्टर, दिस विल बी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3। ग्राम इक्विवेलेंट से मैं चला गया मिली इक्विवेलेंट पे। should be equal to mill equivalent of acid, which is molarity into n factor into volume, volume in ml। हाँ, ये बेसिकली हमारा ग्राम इक्विवेलेंट से, ग्राम इक्विवेलेंट से गए मिल इक्विवेलेंट पे। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है, बाई चांस कंफ्यूजन है 1000 में, तो इसको हटाओ, इसको मान लो लीटर फॉर द टाइम बीइंग। इसको 1000 हटा दो और यहाँ पे x इन लीटर है, और फिर लीटर को फिर x इंटू 1000 कर दोगे टू गेट वॉल्यूम इन ml। हाँ हाँ हाँ, अगर मैं यहाँ पे 1000 हटा देता हूँ तो x ml में नहीं आएगा, ये x लीटर में आएगा। ओ यार, सॉरी माय मिस्टेक, ये y लेना चाहिए था मुझे। आई शुड हैव टेकन y। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? दिस x एंड दैट x आर नॉट सेम। ये है वॉल्यूम ऑफ HCl इन ml, दिस इज वॉल्यूम ऑफ HCl इन ml बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? ये एक्सप्रेशन कितने बच्चों को क्लियर हो गया है ये बताओ मुझे। बोलो गाइस, हाउ मेनी किड्स आर क्लियर विद दिस एक्सप्रेशन? ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अब जो Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन दे रहा हूं ना बच्चों, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और जेई में आ रखा है। प्लीज ढंग से करना। आसान एक्सप्रेशन है, बहुत आसान है, बस गलत मत कर देना उसे। डू दिस वन गाइस। मास परसेंट इज मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब यहां पे तुम्हारे पास दो डिफरेंट सॉल्यूशन थे। एक में सॉल्यूट कितना था? 25%। दूसरे वाले में सॉल्यूट कितना था? 40%। और हमें पूछा गया है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर आफ्टर मिक्सिंग द टू सॉल्यूशंस। समझे या नहीं समझे बच्चों? फिर से समझाता हूं मैं, पहले भी बताऊं ऊपर वाला क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? कितने बच्चों को इसमें डाउट है? किसी को भी डाउट है तो बोलो गाइस, स्पीक आउट। किसी को डाउट है? बेटा तुम्हें डाउट है? रियांश के पीछे, बेटा तुम्हें कोई डाउट तो नहीं है ना? गुड।
बच्चों देखो यहां पे मान के चलो तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन ए है, एक सॉल्यूशन बी है, ठीक है बच्चों, एक ए है एक बी है। इन दोनों को मिक्स करके तुम्हारा मिला फाइनल सॉल्यूशन। हमें फाइनल सॉल्यूशन में परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट पूछा गया है। एक्सप्रेशन समझ में आ जाएगा बच्चों अगर मैं लिखूंगा तो? आ तो जाना चाहिए, लिखता हूं। ये क्या दे रहा है बच्चों, ये बताओ मुझे। ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इन फर्स्ट सॉल्यूशन, ये क्या दे रहा है? ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इन सेकंड सॉल्यूशन, मतलब टोटल ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन कितना है बच्चों? 700 इंटू 100 कर दें टू गेट परसेंटेज। गुड, दैट इज योर आंसर बच्चों। समझे नहीं समझे गाइस? कितने बच्चों को यहां तक कोई डाउट है? होना तो नहीं चाहिए वैसे। तो कर ही लोगे। एक क्वेश्चन पीपीएम का भी कर लेते हैं। बच्चों 1 सेकंड गाइस, आवाज नहीं प्लीज। होल्ड ऑन सेक बच्चों, करो इसे। पीपीएम का मतलब समझ रहे हो? इट मीन देयर इज 15 ग्राम सॉल्यूट इन 10⁻⁶ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन क्योंकि तुम देखो सॉल्यूशन का मास बहुत ज्यादा है और सॉल्यूट बहुत छोटा है, तो 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन के बजाय वी कैन ऑल्सो से 10⁻⁶ ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। So you can also write it down as 15 grams of solute in 10⁻⁶ grams of solvent. You can do that. You can do that. उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पीपीएम यूज करा जाता है जब सॉल्यूट बहुत कम है। जब बहुत कम है तो सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू सॉल्वेंट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? एक्सप्रेशन बना नहीं बना बताओ गाइस? ये बाय 18 की खुशी में कर दिया। मोलैलिटी पूछी है, that 10⁻⁶ was in grams. You have to convert it to kg guys. क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? प्लीज टेल मी, दोनों एक्सप्रेशन समझ में आए नहीं आए? कितने बच्चों को समझ आ गए? आ गए बच्चों? वेरी गुड गाइस, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. ओके, ये और करो बच्चों, डू दिस क्वेश्चन एज वेल। आसान क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन आई वांट टू सी के बच्चों को आता है नहीं आता है। इसमें थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा शायद। हैव इट, करो इसे। इजीली हो जाना चाहिए वैसे। बताओ क्या एक्सप्रेशन लिखोगे? यहाँ पे जो वाटर है ना, दैट वाटर इज काइंड ऑफ इनकरेक्ट। इट शुड से वाटर के बजाय लेट अस यूज द टर्म, अ बेटर टर्म, एक्वस सॉल्यूशन। व्हाट इज द मीन इज वाटर सॉल्यूशन। वाटर का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर इतने ग्राम Na+ आयंस है, तो एक्वस सॉल्यूशन उठा लो। अब बताओ आंसर क्या होगा?
per kg of aqueous solution. What will be the molarity, guys? What will be the molarity? Tell me. और Na प्लस का मास कैसे निकालोगे? कुछ इलेक्ट्रॉन का भी सोचोगे क्या? Na प्लस, Na तो समझ आता है, Na प्लस के बारे में क्या करोगे? कुछ भी नहीं करोगे, इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है, विल इग्नोर इट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? विल जस्ट इग्नोर द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन बाहर फेंका है, वो है ही कितना, बहुत छोटा है, इग्नोर कर दो। समझे नहीं समझे गाइस? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है? राइट बच्चों, जस्ट अ सेकंड गाइस, एक और क्वेश्चन करते हैं, या इधर दो और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। और ऑन अ सेक, ये और करो, डू दिस वन। ये हो गया तो मैं मान के चल रहा हूं तुम्हारा स्टैच्यूमेट्री पार्ट रिवाइज हो गया है। आई अज्यूम योर स्टैच्यूमेट्री पार्ट हैज बीन रिवाइज्ड। करो इसे, डू दिस वन। गड़बड़ मत करना बच्चों, मिलीग्राम में दे रखा है तुम्हें। धीरे 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 हाँ। तेज भाग रहा है। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन हुआ किसी बच्चे का? कुछ बच्चों का हुआ या नहीं हुआ? गाइस देखो, ये हमें क्या दे रखा है? वी आर गिवन द मोलैलिटी गाइस। मास ऑफ सॉल्यूट भी दे रखा है हमें, मिलीग्राम में दे रखा है बच्चों। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज गिवन इन मिलीग्राम, नॉट इवन ग्राम बच्चों। और पूछा गया है व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है गाइस, एक्सप्रेशन देखो क्या बनेगा। लेट अस अज्यूम द मास ऑफ सॉल्यूशन इज एक्स। मास ऑफ सॉल्यूशन ही एक्स मान लो, एक्स ग्राम बच्चों। तो हम कहेंगे मोलैलिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बी सॉल्यूट बच्चों, कई बार मैं बता चुका हूं, बी को मैं सॉल्यूट मान रहा हूं, ठीक है ना गाइस? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। हम कहेंगे सॉल्यूशन का मास है एक्स है, तो सॉल्वेंट का कितना होगा? एक्स माइनस सॉल्यूट का मास। हाँ ना बच्चों, इन केजी। प्लीज टेल मी एक्सप्रेशन समझ आया नहीं आया? और तुम देख सकते हो वैल्यू काफी छोटी है, इसको इग्नोर मार दो। सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन कर दिया हमने, ठीक है ना गाइस? क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? ये कितने बच्चों को क्लियर हो गया है जो मैंने अभी बताया है? ये बताओ बच्चों, कोई है बच्चा जिसको कोई दिक्कत है इसमें? किसी बच्चों को दिक्कत नहीं है? वेरी गुड बच्चों।